नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है कंज्यूमर इज किंग। जी हाँ, हाल के दिनों में आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि लोग जॉब बहुत से जल्दी करते हैं। मेरे पास भी काफ़ी रिज्यूमेज आते हैं तो एक बात ध्यान आकर्षित करती है कि वो किसी कंपनी के साथ बहुत लंबा समय नहीं बिताते हैं। आज के युवा जहाँ किसी कंपनी को चंद महीने में ही छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कंपनी में 1-2 साल नहीं बल्कि 20 साल तक काम करते हैं। अब कंपनियां अपने ऐसे कर्मचारियों को रिवॉर्ड दे रही हैं उनकी लॉयल्टी का। कैसे आया है बदलाव, क्यों आया है बदलाव और किसको फायदा देगी ये स्ट्रैटेजी, ये जानने के लिए हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल से। लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। कोविड के बाद देखा जा रहा है कि लोग तेजी से जॉब बदल रहे हैं। इस ट्रेंड की वजह से 2021 को ईयर ऑफ ग्रेट रेजिग्नेशन भी कहा गया है और रिपोर्ट्स की माने तो इस साल भी 80% लोग नौकरी बदलने का मन बना चुके हैं। यानी ये साल भी जॉब मार्केट में कैंडिडेट ओरिएंटेड होगा। लेकिन कर्मचारियों का चंद महीनों में नौकरी छोड़ देना भले ही पैसे के लिहाज से कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन कंपनियों के लिए पुराने एम्प्लॉइज को छोड़ नए को हायर करना महंगा सौदा साबित होता है। क्योंकि नए कर्मचारी को न सिर्फ वो ज्यादा सैलरी ऑफर करते हैं बल्कि उसको हायर करने और कंपनी के अनुकूल बनाने में भी कंपनी के तमाम रिसोर्स लगते हैं। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि नया कर्मचारी कितने दिन कंपनी में टिकेगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए कंपनियां पुराने और ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों को पहचान कर उन्हें रिवॉर्ड दे रही हैं। इससे नए कर्मचारियों को मन लगाकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। कंपनियों का मानना है कि पुराने कर्मचारियों को रिटेन करना हमेशा ही फायदेमंद होता है। मसलन जिस तरह से निवेश में कंपाउंडिंग अमाउंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह से टैलेंट के मामले में भी जो लोग ज्यादा समय तक कंपनी में योगदान देते हैं, न सिर्फ उनकी स्किल्स बेहतर होती है बल्कि कंपनी के लिए ऐसे कर्मचारियों की वैल्यू भी बढ़ जाती है। हाल के दिनों में ब्रोकरेज हाउसेस से लेकर स्टार्टअप तक सभी ने कर्मचारियों को रिटेन करने के लिए रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है। कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सोने के सिक्के दिए तो स्टार्टअप्स ने लग्जरी कार तक देकर अपने लॉयल कर्मचारियों के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड जाहिर किया है। अब देखना यह होगा कि कंपनी को कर्मचारियों को रिटेन करने के लिए शुरू की गई ये नीति कर्मचारियों को रिजाइन करने के फैसले को कितना बदल पाती है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस साल कंपनियां 30% हायरिंग के लिए तैयार हैं। वहीं 80% कर्मचारी भी जॉब छोड़ने का मन बना चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। कर्मचारियों को अक्सर ही ये शिकायत होती है कि कंपनी मौजूदा कर्मचारियों को तो जाने देती है लेकिन उसकी जगह पर जो आता है उसको उनसे ज़्यादा सैलरी ऑफर करती है। सवाल ये उठता है कि कंपनियों की रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी से कंपनियों को कितना फ़ायदा होगा। क्या रिवॉर्ड रणनीति से बदलेगा कर्मचारियों का मन, और कुछ कर्मचारियों को गिफ्ट देने से क्या सभी कर्मचारी खुद को कंपनी से जुड़ा महसूस करेंगे? क्या नौकरी छोड़ने की वजह सिर्फ बेहतर सैलरी है या वजह कुछ और है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रजनीश सिंह जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के, वैभव पांडे जो कि करियर काउंसलर हैं, और नीलेशु के जो कि फाउंडर और सीए है निकल फॉक्स टेक्नोलॉजीज के। रजनीश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा मैं। अब देखिए, ये मार्केट खुला हुआ है, मार्केट अब खुल चुका है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो जो यूथ है ये आप इसको आप चेंज ऑफ माइंडसेट देखते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आपने एक नौकरी करी, अब यहाँ से ग्रेचुटी से पहले तो नहीं जाएंगे, पर ये नया माइंडसेट है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है तो आदमी भी जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जॉब चेंज करता है। बिल्कुल, काफ़ी बदलाव आया है पिछले करीब एक डिकेड में मैं कहूँगा, और जब से बीपीओ सेक्टर आया और प्रोबेबली आईटी सेक्टर के भी आने से काफ़ी बदलाव हुआ है एम्प्लॉय के आउटलुक पे। किस तरह वो एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, किस तरह वो एक नौकरी को देखते हैं, कितना वो शॉर्ट टर्म तक देखते हैं उसको, कितना मिड टर्म देखते हैं, कितना लॉन्ग टर्म देखते हैं। और ये पाया गया है कि आज की तारीख में लोगों को काफ़ी कुछ बहुत जल्दी चाहिए, और इस कारण उनको लगता है कि अगर हमने 1.5-2 साल भी एक नौकरी पे बिता लिया तो काफ़ी है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये ग्रेचुटी का भी जो एक फैक्टर होता था वो भी मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में उतना कोई अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन नहीं रहा। लोग अभी 5 साल भी नहीं वेट कर रहे हैं
और वो लोग चाहते हैं कि भाई ज्यादा पैसा के ऊपर फोकस है, इन हैंड मंथली मेरे को कितना पैसा मिल रहा है उसके ऊपर फोकस है, ना कि मुझे 5 साल के बाद क्या मिलेगा। इसीलिए शायद ग्रेचुइटी का भी जो समय है 5 साल का, हो सकता है कि उससे भी कम किया जाए। आई एम श्योर इंडस्ट्री भी इसके ऊपर काफी चर्चा कर रही होगी सरकार के साथ, शायद इस पे भी कुछ बदलाव आए। मगर ये मेरा मानना बिल्कुल है कि इसमें काफी बदलाव है, वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक आउटलुक काफी हद तक चेंज हो चुका है। नीलेश, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा मैं, क्या ये वर्किंग कल्चर का भी थोड़ा फर्क पड़ता है? देखिए, आप एक स्टार्टअप चलाते हैं और आज के ज़माने में आप किसी से ही पूछें तो बोले कहाँ काम करना है, अगर स्टार्टअप में काम करना है, वर्किंग कल्चर बेहतर है। क्या अब थोड़ा सा एक वर्किंग कल्चर किस तरीके का है उसको लेकर भी लोग थोड़े से ज़्यादा जागरूक हैं और तब उसके बेसिस पे भी कॉल्स लेते हैं? पैसा इतना बड़ा फंक्शन नहीं रहा है, या अभी भी जो मनी स्टिल एट द टॉप ऑफ प्रायोरिटी? देखिए, मनी तो हमेशा ही प्रायोरिटी रहता ही है, बट कल्चर की जहाँ तक बात करें, आजकल लोग कल्चर को बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, स्पेशली इस मार्केट में जब लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, ऑफिस में लोग आपस में मिलते थे, बांटते थे और साथ में दोस्तों की तरह काम होता था, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती थी। लेकिन आज जब ऑनलाइन जब डिस्कशन होने लगे हैं तो उसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है। कई बार विचारों के मतभेद की वजह से भी कई लोग सोचते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, फिर मेरा बॉस अच्छा नहीं है, प्रोसेस अच्छा नहीं है। सो एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है ये पेंडेमिक ऑनलाइन की वजह से, और इसीलिए कंपनीज को बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है अपने कल्चर को डिफाइन करने के लिए कि हमारा कल्चर क्या है। जैसे हमारी कंपनी में हम बहुत ध्यान देते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और दूसरे के समय को वो वैल्यू दें। किसी से मीटिंग करनी तो 5 मिनट की अगर हो सके तो 5 मिनट की करें, आधे घंटे की ना करें। ये सारी चीजें जब लोगों को पता पड़ती हैं तो वो इनका कॉन्शियस चॉइस होता है। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में अगर आप देखें तो वो सुबह बैठते हैं और रात तक भी काम कभी कभी खत्म नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है। एक बात कन्वे करने में जो 5 मिनट लगते थे, आजकल कहीं 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और उसके बाद भी आपको टाइम गैप लेना पड़ता है। ये सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है उनके खुद की प्रोडक्टिविटी पे और उनके मनोबल पे भी कि वो कैसे काम कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कंपनीज अगर डिफाइन करें अपने कल्चर को कि हाँ वो चीज़ों का रिस्पेक्ट करती हैं, उनकी स्पेस को रिस्पेक्ट करती हैं कि घर से काम कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी आसपास हैं, तो कई लोग जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जिनको लगता है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है, सिर्फ पैसा नहीं है बट ये चीज़ें भी लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील लॉन्ग रन में अगर देखा जाए सो इंडस्ट्री में ये नॉर्म बन जाएगा कि किस तरह कल्चर और मनी दोनों को ही साथ में तोला जाए रादर देन किसी एक के। सो मनी फैक्टर है बट कल्चर को इग्नोर करना एक पॉइंट नहीं हो सकता है। कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। नीलेश, क्या आपको लगता है इस तरीके के जो आपने एक सोने का सिक्का दे दिया, आपने एक गाड़ी दे दी पुराने एम्प्लॉयज़ को, वो इनफ है? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो बड़ा एम्बिशियस है। वो कहता है आपने चलिए 5 साल बाद वाले को गाड़ी दे दी, मैं इतनी ग्रोथ कर लूंगा कि मैं खुद एक BMW खरीद लूंगा। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो पैथरा अगर आप इसको कहें तो ये चल पाएगा? क्योंकि जो यूथ है वो बड़ा एंडलेस है पॉसिबिलिटीज़ में अपनी। देखिए, यूथ भी बहुत समझदार है, उन्हें भी पता है कि ये स्ट्रैटेजीज अगर शॉर्ट टर्म है तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो अगर कंपनीज एक स्ट्रैटेजी बनाए कि लेट्स से हर साल जो भी एम्प्लॉइज 3 साल कंप्लीट करें उन्हें एक सेट गिफ्ट दिया जाए। सो जो लोग अभी 1 साल या 2 साल पे हैं वो टिकने की सोचेंगे, लेकिन अगर आप वन ऑफ एक बिल्कुल कहीं से और स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं कि इस बार हम सबको ये बांट देंगे तो कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको प्लान के तहत लेकर आते हैं कि 3 साल 5 साल वालों को एक रिवॉर्ड करने का प्लान ही आपने घोषित कर दिया है, सो दे कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि हाँ चलो जब मैं 5 साल कंप्लीट करूंगा तो मुझे ही मिलेगा। और उसे पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट करने का फायदा है। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है बहुत फायदा नहीं है। कुछ नए जो फ्रेशर्स हैं वो आपकी कंपनीज ज्वाइन करने के लिए फिर भी आ जाएंगे, बट जहाँ टैलेंट की जहाँ कमी आ रही है वो है ट्रेंड स्टाफ की, जिन्हें पहले से काम आता है। उनके लिए ये बहुत लिक्रेटिव नहीं ऑप्शन नहीं है कि वो आकर्षित हो एकदम से कि किसी को मिल गया तो शायद मुझे भी मिले, बिकॉज वो खुद को उस सीन में नहीं देख पाते हैं। सो कंपनीज को यहाँ एफर्ट करना पड़ेगा कि वो बता पाए कि हाँ अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे या टाइम का हो या परफॉर्मेंस का हो तब आपको ये बोनस मिलेगा। वो स्ट्रैटेजीज फिर भी काम कर रही हैं, और जो भी मुझे लगता है समझदार एम्प्लॉइज हैं वो उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ना सिर्फ मार्केटिंग के लिए किया गया कोई स्टंट की तरह। अगर वो प्लान के तहत नहीं है तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होने वाला है। और आजकल किड्स जितने भी यूथ हैं बहुत ही स्मार्ट हैं, उन्हें पूरी दुनिया के बारे में बहुत जानकारी है। सो आप उन्हें इतनी आसानी से लिक्रेट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में ही काम आएगी। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा।
जो कहते हैं ना कि हल्के में नहीं ले सकते आप इनको। वैभव, आपसे पूछना चाहूँगा, आप करियर काउंसलर हैं, बहुत सारे युवा बच्चे आपके पास आते हैं, क्या अब उनकी डिमांड हैं? एक समय जब था, जब हम नौकरी ढूंढना शुरू कर रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा उम्र दराज तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने शायद 10-12 साल हो चुके हैं मुझे नौकरी की तलाश करने की शुरुआत करते हुए, तो हम कहते थे कि पैसा कहाँ अच्छा मिल रहा है, ये बताइए आप। अब क्या आपको लगता है कि एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है? आपके पास जो बच्चे आते हैं तो वो किस तरीके की नौकरियाँ की डिमांड करते हैं आपसे? के लोग मुझे मिलते हैं, एक तो कहते हैं कि ए जर तू खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। वो मान के चलते हैं कि पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है, सर कुछ ऐसा बताइए जिससे जल्दी से पैसे कमा सकें बिना ज्यादा मेहनत करें। इस सवाल का जवाब मैं हमेशा नेगेटिव में देता हूं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां कम मेहनत करके बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती हो। इसके अलावा ज्यादातर मिलेनियल्स ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कंपनियां, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसका कल्चर अच्छा हो, जहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो और जहां पे लर्निंग कर्व हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कई बार इस बात को अंग्रेजी में ऐसे कहता हूं, द फर्स्ट 2 years इज द लर्निंग पीरियड एंड देन कम्स द अर्निंग पीरियड। यानी कि पहले 2 साल आपके लर्निंग के लिए और उसके बाद अर्निंग का मौका आएगा। तो मिलेनियल्स भी आजकल कई सारे लोग हैं जो इस बारे में पूरा विश्वास रखते हैं, और यकीन मानिए अगर आप सक्सेसफुली अपने करियर को बिल्ड करेंगे और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे तो भी उतना ही पैसा मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप उस काम में अच्छे हैं या नहीं। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। एक छोटी सी लाइन से मैं इसको समझाना चाहूंगा। ऐसा मान के चलिए कि जो कोयला है वो जब तक गलता नहीं है, जब तक वो तपता नहीं है, तब तक वो हीरा नहीं बनता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम तपें गलें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां हमें सीखने का मौका मिले, एक ऐसे फील्ड में जो हम हमेशा से करना चाहते थे। कुछ ऐसा अगर करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी। एक वर्ड ऑफ कॉशन जो हर इंडिविजुअल को जो करियर अवेयरनेस के लिए आए या जो कंपनीज में एचआर के सामने बात करे, वो एक बात याद रखे। कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख यतन किन कीजे, रहीमन बिगड़े दूध का मथे न माखन होए। अगर आपका करियर ग्राफ में बार बार चेंजेस दिखते हैं, अगर ये दिखता है कि आप एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते, कल आप एंटरप्रेन्योर हैं, आज आप एम्प्लॉय हैं, फिर परसों आप कोई फिर से कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आप इस कंपनी में नहीं टिकना चाहते, तो ऐसे रिज्यूमे की जगह किसी कंपनी की फाइल में नहीं बल्कि डस्टबिन में है। तो इस बात को अगर मैं समझ पाऊं कि एक लॉन्ग टर्म करियर हमेशा रिवॉर्डिंग रहता है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कर पाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपकी लर्निंग कर्व में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो चेंज करने के बारे में जरूर सीखें। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, पैसा आएगा अगर आप अच्छे होंगे तो। अच्छे और काबिल बनने की सारी लड़ाई है ये, और अगर इस लड़ाई में आपको जीतना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। अगर ये बात याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए रजनीश, आपके पास आते हैं मैं। क्या आपको लगता है कि आज के समय में एचआर को अब अपनी पॉलिसीज़ को, और जिस तरीके से वो हायरिंग देखते थे, रिटेंशन देखते थे, और जब पेपर रिजिग्नेशन हो जाता है उसके बाद की जो एक्शंस देखते हैं, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक दौर आ गया है, अब नौकरियां हैं बाज़ार में, और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके हैं, आज डिजिटल बूम है। अगर आप टेक्नोलॉजी स्पेस में देखें, आज भी इतनी सारी हायरिंग्स हो रही हैं। क्या एक थोड़ा सा माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है एचआर को? क्योंकि अभी तक तो ये रहता था कि जितने कम में एक इंसान आ सके और जितने कम तक चल सके चला लो। नहीं, देखिए एचआर का इस पूरे जो प्रोसेस अभी चल रहा है, इस तरह का उथल पुथल चल रहा है एम्प्लॉयमेंट मार्केट में, इसमें एचआर का बहुत बड़ा रोल है। और साथ साथ मैं हमेशा मानता हूं कि लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एचआर को मैं ये डेफिनेटली एडवाइस करना चाहूंगा कि अपने जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उनको रीलुक करें, रिव्यू करें कि क्या चीज बिल्कुल वर्क कर रहा है, क्या चीज वर्क नहीं कर रहा है। और उसका सबसे बढ़िया एक सोर्स होता है, जो लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बैठ करके बात करना कि उनके ज्वाइनिंग में क्या क्या तकलीफ रही, उनको ज्वाइनिंग में क्या क्या अच्छा लगा। और ये एक तरह का एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि जब भी कोई छोड़ रहा हो, आपके यहाँ रिजाइन करता है, तो हम लोग जैसे बोलते हैं एग्जिट प्रोसेस एक होता है। एग्जिट और इंडक्शन, मैं दोनों प्रोसेस के ऊपर आज की तारीख में हर एक एचआर को बोलता हूं कि इस पे आप ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा फोकस करें। जिस तरह आप इंडक्शन के समय ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं अपने कंपनी के बारे में बोलने के लिए, अपने वैल्यूज के बारे में बोलने के लिए, उसी तरह जब कोई छोड़ता भी है तो उस समय ऐसा आप सेपरेशन करें कि वो जाने वाला भी याद करे कि अगर कल को मेरे को नौकरी ढूंढनी हो तो मैं दोबारा यहाँ पर आ सकूं, क्योंकि इन्होंने जाते समय भी मुझे एक तरह से केयर किया। इन सब में मैं सबसे बड़ा रोल मानता हूं एचआर का कि उनको लीडरशिप
HODs, जितने लाइन मैनेजर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करना कि देखिए आपका सबसे बड़ा आज की तारीख पे अगर KRA है तो वो है पीपल मैनेजमेंट। और इसके लिए HR को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जितने लाइन मैनेजर्स हैं, जितने HODs हैं, जितने लीडरशिप मेंबर्स हैं, उनको या तो कोचिंग करें, उनको मेंटरिंग करें, उनको ट्रेनिंग दें कि देखिए इस दौर में आप पुराने तरीके से, कंट्रोल से, अथॉरिटी से आप नहीं चला सकते हैं। आज की तारीख है, बात हो रही है एम्पावरमेंट की, इन्वॉल्वमेंट की, इंक्लूसिवनेस की। तो हम लोग इस तरह से अगर प्रोग्राम्स डिजाइन करें अपने लोगों को भी एक लेवल पे अपग्रेड करने का, तो मैं मान के चलता हूँ काफी कुछ सुधार लाया जा सकता है। नीलेश, एक सवाल आपसे ये था कि जब आपके कंपनी में एक ऐसा एसेट आता है, एक एम्प्लॉय आता है और वो आप कहते हैं ये तो बहुत बड़ी एसेट है, तो हीरा है ये, आपका वर्कलोड भी ज़्यादा ले रहा है, उसको प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि वो आउट परफॉर्मर है, तो उसके पास मौके भी जल्दी बनेंगे, उसकी परफॉर्मेंस भी बाहर जल्दी दिखेगी, लोगों में उसका वर्ड भी जाएगा कि ये लड़का जो है या ये लड़की जो है ये बहुत स्मार्ट है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है कि समय रहते ही उसको इस तरीके की ग्रोथ दी जाए कि वो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत उसको ना महसूस हो। ऑफकोर्स जब कोई ऐसा एम्प्लॉय मिलता है जहां उसका टैलेंट की बहुत वैल्यू है, प्लस हमें पता है कि उस पर अगर इससे इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत फायदा हमें हो सकता है और बहुत अच्छा आउटपुट आ सकता है ओवरऑल कंपनी का। उस केस पे सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमें लगता है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि उसका ग्रोथ प्लान क्या है। कई बार टैलेंटेड एम्प्लॉइज को सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं होता है, दे ऑल्सो वांट टू सी कि उनकी 2 साल 3 साल में क्या ग्रोथ है, कहाँ तक वो ग्रो करके पहुंच सकते हैं। इसके पहले एक प्रोसेस में एक स्टेप और ऐड करना चाहूंगा। आपने भी जो क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस स्पीकर से, दैट हायरिंग के टाइम पे आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कल्चरल फिट, कि आपके वो कंपनी के कल्चर के साथ कैंडिडेट कितना फिट है, अगर वो चेक करके अगर वो एम्प्लॉय आता है कंपनी के साथ, तो उसके वैसे भी टिकने के और या फिर ज्यादा समय तक आपके साथ में रहने के इस जर्नी में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फायदेमंद हो सकता है वो। वो एक स्टेप कई बार मिस होने की वजह से बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉइज भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बट उन्हें लगता है कि नहीं शायद वो यहाँ लंबा नहीं रह पाएंगे, तो फिर वो चले भी जाते हैं। उस केस में अगर मैं कितना भी इन्वेस्ट करूं उन्हें रोकने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, वो कई बार फायदेमंद या फिर तो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। बेटर इज कि जब हमें लगे कि पहले तो हम कल्चरल फिट लेकर उस एम्प्लॉय को लेकर आए कि हमारे कल्चर के साथ तो मैच कर रहा है, क्या उसके भी वही गोल्स है जो कंपनी के हैं। अगर वहां मैचिंग होती है तो एक म्यूचुअल जो साठगांठ के साथ में काम हो सकता है। और दूसरा ये, जब हमें रियलाइज होता है कि कोई इस टाइप के एम्प्लॉय है, तो उसे उसका ग्रोथ प्लान, उसे उसके आगे की प्रोग्रेस, ग्रोथ की क्या क्या एवेन्यूज उसे मिल सकते हैं, अगर ये बताया जाए तो जो अच्छे एम्प्लॉइज होते हैं, जो टैलेंट होता है, वो रुकता भी है और अच्छा परफॉर्म भी करता है। और जब ऐसे एम्प्लॉइज की ग्रोथ बाकी लोग देखते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि बाकी टीम में भी काफी कॉन्फिडेंस आता है कि अगर वो भी ऐसा काम करे तो फिर उन्हें भी ऐसी ग्रोथ मिलेगी। यस, एक एसेट होता है, लेकिन एसेट को पहले चेक करना है कि क्या वो एसेट आपके काम का है, और दूसरा वो एसेट कहाँ तक आगे ग्रो कर सकता है, ये उसको और बाकी सारे एम्प्लॉइज को विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे कंपनीज को क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है। वैभव, आपसे पूछना चाहूंगा, 2 साल वर्क फ्रॉम होम के निकले हैं, 2 साल कोविड के निकले हैं, और 2 साल में कई लोगों ने इस बात को भी कहीं ना कहीं समझा है कि वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है। हसल जो एक शब्द था, जो पहले एक बड़ा सोल्ड शब्द था, कि एम्बिशन जो एक शब्द था, एम्बिशियस जो एक शब्द था, कहते थे कि अगर आपको जीवन में जीना है तो आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, आपको हसल करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है पिछले 2 साल में लोगों का थोड़ा नज़रिया चेंज हुआ है हसल को लेकर? वो कहते हैं नहीं, मैं घर पे रहूँगा, कम तनख्वाह पे चाहे रहूँ, मैं अपने माता पिता के साथ समय बिताऊँगा, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊँगा। और क्या ये जो चेंज है, ये जो मिड मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉय था, जो पहले वो हसल करता था, लेकिन आज 2 साल में जब उसको वो कीमत समझ आई है परिवार के साथ रहने की, तो अब वो कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी देख रहा है? बहुत वैलिड पॉइंट बोला है ये। वर्क लाइफ बैलेंस में जो एक फैक्टर यह है कि आपको कितना समय फ्री मिल पाता है, आप कितना समय जीवन के उन चीजों के लिए निकाल पाते हैं जिसके लिए जीवन वाकई होता है, ये एम्प्लॉइज को समझ में आया है। और बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि अब ये फैक्टर्स पूरे होने चाहिए। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर एक परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं लेकिन जो रेखा के उस तरफ हैं और जो चाहते हैं कि वो हसल करके आगे बढ़े ताकि वो जीत पा सकें। तो हमें देखना होगा कि कितना लॉन्ग टर्म ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेहनत करने से बचने लगूं।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात के लिए तैयार हों कि हम मेहनत करें। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, हर देश की हम हमेशा कहते हैं कि देश की परिस्थिति और समय के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ईटी नाउ के आगे वो जो स्वदेश वर्ड लगा है ना, उसके बारे में अगर हम विचार करें और हम ये सोचें कि भारत क्या चाहता है, क्या भारत ये चाहता है हमारे युवाओं से कि हम किस तरह की एक एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर इस फैक्टर को हम फैक्टर इन कर पाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मैं एक लाइन से इसको कहना चाहूंगा, हक की बातें बहुत हुई, चलो जिम्मेदारियां चुनते हैं, भारत निर्माण के लिए हम भी कुछ करते हैं। आगे बढ़ने की बातें बहुत हुई, चलो इस पथ पर चलते हैं, भारत निर्माण के लिए हम भी कुछ करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जो अपने ऑफिस में करते हैं, आप जो चाहे सरकारी ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस में करते हैं, उसका सीधा इंप्लीकेशन भारत की ग्रोथ पर होता है। इसलिए हासिल करने वाले लोग चाहिए, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि जो देश के लोग हैं वो खुश रहें और कंपनीज इस बात को समझे कि सिर्फ पैसा देने से नहीं होगा। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे यहाँ खुश लोग होने चाहिए। अगर हैप्पी एम्प्लॉइज होंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। वो कोई मशीन रिसोर्स या सिर्फ एफिशिएंसी वर्ड उसको नहीं दिया जाता है। जहां पे वो ह्यूमन वाला एंगल आ जाता है, वहां पे काम लेते समय बात याद रहे कि लोगों का खुश रहना भी उतना ही जरूरी है। बस एक वर्ड ऑफ कॉशन है सभी उन लोगों के लिए जो कंपनियों में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत करने से जरा सा कतराएंगे तो कोई और तैयार है जो मेहनत करने के लिए पूरी जी जान लगा देगा। इसलिए आप इस फाइट में बने रहें। ये एक मैराथन है, कभी कभी धीरे दौड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा धीरे दौड़ने की बात ना करें, उससे कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। रजनीश, एक सीवी है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पिछले कुछ दिनों में। वो सीवी है ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल की, और आप देखें उन्होंने अपनी जॉब्स के बीच में ब्रेक्स लिए हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी एक चीज़ है जो कि आज के ज़माने में रीबूट करना खुद को? हम अक्सर ये होता है कि आपकी जो रिलीविंग डेट होती है, जो जहाँ से जा रहे हैं वो छोड़ नहीं रहा है, और जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं वो आज जो इंसान है वो आपको लीवे नहीं दे रहा कि आप तो जल्द से जल्दी आइए। क्या है, एचआर का बहुत बड़ा फंक्शन ये भी आना चाहिए कि अगर अच्छा ठीक है हमने एक हायरिंग करी है, लेकिन आप हायरिंग कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, आप अगर एक लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय है ये 2 साल 3 साल 5 साल हमारे साथ रुके, तो उसको एक महीने का स्पेस दें, ब्रेक दें, ताकि वो पूरी तरह से रिचार्ज होकर कंपनी में आए। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, वर्क पे आज की तारीख में स्ट्रेस जिस तरह बढ़ रहा है, जितने चैलेंजेस आ रहे हैं काम पे, आप देखेंगे कि जिस जोर से और जोश से हम लोग काम पे या ऑफिसेज पे वापस आए हैं पैंडेमिक के बाद, मुझे लगता है वापस वो जो स्ट्रेस लेवल्स है काम का वो बहुत ज्यादा शूट अप करेगा। और इसके कारण मैं बिल्कुल ही हैरान नहीं हूँ, एक पराग जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं उन्होंने अपने लिए रीबूट किया है। बिकॉज देखिए, बर्नआउट का आज के जमाने में एक एक्सेप्टेबल चीज मान लिया गया है कि आप काम करते 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 आपको एक समय आता है कि मैं कुछ ब्रेक लूं, बिल्कुल कट ऑफ अपने आप को कर लूं दुनिया से, और कोई ऐसे जगह में जाकर के मे बी 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैं जस्ट कट ऑफ करूं। सो ये एचआर को भी समझना पड़ेगा कि ये सेंसिटिविटीज हैं। किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी हायरिंग वाले को अगर हम लोग कैंडिडेट को देख रहे हैं तो उनकी जो नीड्स हैं उनको हम लोग ठीक से समझें, उनको रिस्पेक्ट करें। काफी कंपनीज आजकल इंडिविजुअल को बहुत फोकस दे रही है कि आप खुले एक डायलॉग के तौर पे बात हो रही है कि आप बताइए आपका कॉम्पनसेशन कैसा होना चाहिए, आपकी बेनिफिट्स कैसी होनी चाहिए, आपको क्या कुछ हायर स्टडीज करना है, आपको क्या बीच में कुछ ब्रेक लेना है। इस तरह के डिस्कशंस ऑन हैं इंडस्ट्री में, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है क्योंकि हर एक जो प्रोफेशनल है हर एक के नीड्स अब अलग अलग हो रहे हैं। तो वो एक पुराना तरीका एचआर का कि हम एक ही पॉलिसी सब पे लागू कर देंगे, वो थोड़ा मुश्किल है। खास करके सीनियर लेवल पे मैं मानता हूं कि बहुत कुछ इंडिविजुअलाइज्ड होंगी, और उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज जाएगा पूरे संस्थान में कि देखिए ये कंपनी सिवाय मनी के और भी चीजों का भी ये लोग खास करके अपना हमारा मैनेज करते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि इस तरह के जो भी ब्रेकआउट्स ले रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स एट द टॉप, देखिए ये पूरा सिचुएशन है जिस तरह के हम लोग माहौल में आजकल काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा पे हमारे साथ बात करने के लिए। कंज्यूमर किंग में समय खत्म हो चुका है, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पे आप लगातार नई और ज़रूरी खबरें और डिस्कशंस देख सकते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना मत भूलिएगा और देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।
बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट